नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा और यहां हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स। पिछली लगभग 40-41 क्लास हमारी समाप्त हुई, जिनमें हमने जनवरी से लेकर सितंबर और अभी हमने अक्टूबर और नवंबर वाला भी जो सेक्शन है वो शुरू किया, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर यानी कि योजनाएं, कार्यक्रम, नीतियां, अभियान वो समाप्त हुआ। आज हम शुरू कर रहे हैं रिपोर्ट, मुद्दे, चर्चित स्थल और घटनाएं। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या है? आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय राजस्थान द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला शीर्ष पर रहा? सतत विकास लक्ष्य यानी कि जिसको आप शॉर्ट में क्या कहते हैं, SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसकी रिपोर्ट कौन सी 2021-22 वाली? तो ये 2021-22 वाली ही है, SDG 3.0, जो राजस्थान वाली है, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा। अब पूछा गया इसमें से कौन सा जिला शीर्ष पर रहा? जयपुर, नागौर, झुंझुनू या कोटा? मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग इसका उत्तर देंगे कोटा, क्योंकि आपके बुकलेट में भी लिखा हुआ है कोटा, वार्षिकांक में भी है कोटा, लेकिन इसका उत्तर क्या है? जयपुर। कारण क्या है? ये जो रिपोर्ट है 2021-22 वाली, अभी तक कुल कितनी रिपोर्ट आई हैं? 3। एक है 2019, दूसरी है 2020 और तीसरी है 2021। ये 21 वाली ही 22 में जारी हुई, 20 वाली 21 में जारी हुई और 19 वाली 20 में जारी हुई। इसको कहा गया SDG 1.0, ये कही गई SDG 2.0 और जिसकी हम बात कर रहे हैं ये है SDG 3.0। आपके पास आपकी जो बुकलेट में और वार्षिकांक में जो डेटा है वो है SDG 2.0 वाला। और अब करंट अफेयर्स में जैसे यही होता है, हमेशा नया जो डेटा है वो आता रहता है। अब जो नया आंकड़ा है वो है SDG 3.0, यानी कि जो नई रिपोर्ट है वो कौन सी है? 2021-22 वाली। उसके अनुसार यहाँ लिखा भी हुआ है SDG 3.0 या 2021-22 लिखा हुआ है, तो जो 2021-22 वाली ही कौन सी है? 3.0। इसके अनुसार पहले पर रहा जयपुर, दूसरे पर रहा नागौर, तीसरे पर रहा झुंझुनू और चौथे पर था सीकर। और आपके पास जो रिपोर्ट है यानी कि वो ये है, इसमें पहले पर था कोटा, दूसरे पर था चूरू और तीसरे पर था झुंझुनू। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसमें कुछ भी गलत लिखा हुआ नहीं है। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, आपको ये ध्यान रखना है ईयर कौन सा लिखा हुआ है, 2021-22 वाला लिखा हुआ है या 2020-21 लिखा हुआ है। राजस्थान के एग्जाम में कई बार पुराने डेटा भी पूछ ले जाते हैं। अगर 2020-21 लिखा हुआ है तब उत्तर ये होगा, आपकी बुकलेट में भी यही है। अगर 2021-22 लिखा हुआ है तब उत्तर ये होगा, ये बुकलेट में नहीं है तो आप ये नया ऐड कर सकते हैं, क्योंकि बुकलेट प्रिंट होने तक ये डाटा नहीं आया था। अब आप इसको लिख सकते हैं, ये है SDG 3.0। ये दरअसल जो सतत विकास के लिए बहुत सारे जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, तो हर राज्य ने उसमें कैसी परफॉर्मेंस दी, इसको 4 कैटेगरी में बांटा गया। उनमें जो राजस्थान का ओवरऑल स्कोर रहा वो था 57.58। ये राजस्थान का कुल स्कोर था। और राजस्थान को किस कैटेगरी में शामिल किया गया? तो राजस्थान को रखा गया परफॉर्मर। इसमें कुल 4 कैटेगरियों में डिवाइड किया गया। कौन कौन सी 4 कैटेगरी होती हैं, मैं नेक्स्ट पेज पे एक बार लिख देता हूं। एक होती है अचीवर्स, दूसरी है फ्रंट रनर, तीसरी हो गई परफॉर्मर, या परफॉर्मर्स, और चौथी हो गई एस्पिरेंट्स। एस्पायरेंट्स या एस्पिरेंट्स, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है इसके। अचीवर्स उनको कहा गया जिनका स्कोर रहा 100%, यानी कि कंप्लीट, ऐसा कोई भी नहीं था। फ्रंट रनर जिनका स्कोर रहा 65 से 99.99, जितना कि डिटॉल कीटाणु मरता है। तीसरा है परफॉर्मर, इसका रहा कितना? तो 50 से कितना 64.9
49 और लास्ट में था एस्पेरेंट्स, ये कितना रहा, तो 0 से लेकर 49.99। ये पूछे जाने की संभावना कम है, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपकी एक समझ डेवलप हो, पिक्चर क्लियर हो। ये 4 कैटेगरीज थी जिनमें से राजस्थान का जो स्कोर था वो कितना था, वो था 57.58। इस हिसाब से ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान को किस श्रेणी में रखा गया, तो राजस्थान को रखा गया परफॉर्मर श्रेणी में। अब चूंकि ये पूछा जा सकता है इसलिए मैंने आपको चारों बताए कि ये परफॉर्मर क्या है। ये है जिसका स्कोर इतना रहा 50 से लेकर 64.99। टॉपर को क्या कहा गया, अचीवर्स 100% किसी का नहीं रहा। फ्रंट रनर 65 से 99.99। परफॉर्मर रहा राजस्थान 50 से 64.99 और एस्पिरेंट्स जिसका होता स्कोर 0 से 49.99। साथ ही जो राजस्थान के इस बार टॉप करने वाला जिला कौन सा रहा, जयपुर। जयपुर का स्कोर क्या था 64.88। नागौर का स्कोर क्या था 63.92। झुंझुनू का स्कोर क्या था 63.42। नागौर का था 63.97। ये बस मैं एक सामान्य जानकारी के लिए बता रहा हूँ, सारी चीजें इतनी रटने की जरूरत नहीं है। आपको ये जरूर याद रखना है टॉप किसने किया, जयपुर ने। कब, 2021-22 वाला, यानी कि SDG 3.0। और SDG 2.0 में टॉपर कौन था, तो कोटा। अब तक कितने आंकड़े आ चुके हैं SDG के, 3, 1.0, 2.0 और 3.0। 1.0 का आया 2019 या 2019-20 कह सकते हैं इसको, 2019 और 2020। दूसरा था 2020 और 21 और तीसरा है 2021 और 22। ऐसे लिख के आता है क्वेश्चन की, या तो 2021-22 क्लियर मेंशन होगा या फिर लगा होगा कि 2021 की रिपोर्ट जो जारी की गई 2022 में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये है, हाल ही में कृषि अनुसंधान परिषद, ये दरअसल है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2019-20 व 2020-21 की संयुक्त रैंकिंग जारी की गई। इसके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान राजस्थान में प्रथम रहा। ये ध्यान दें आप, राजस्थान में प्रथम पूछा है और चारों ही संस्थान राजस्थान के पूछे हैं, पूरे देश में प्रथम नहीं पूछा है, क्योंकि ICAR की जो रैंकिंग है पूरे भारत के लिए जारी की गई थी, लेकिन यहाँ पूछा है राजस्थान में फर्स्ट। ऑप्शन है केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र यानी कि काजरी जोधपुर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर बीकानेर, रेपसीड सरसों अनुसंधान निदेशालय भरतपुर, या राष्ट्रीय बीजीएम मसाला अनुसंधान केंद्र अजमेर। इसका उत्तर है काजरी जोधपुर, जिसको ओवरऑल रैंक यानी कि ऑल इंडिया रैंक क्या मिली, 11th, और राजस्थान में मिला फर्स्ट। फिर सवाल उठता है भारत में प्रथम कौन रहा, तो वो रहा राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान संस्थान। कहाँ है ये राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, ये है बेंगलोर या बेंगलुरु, ये भारत में प्रथम रहा। भारत में प्रथम राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलोर, राजस्थान में प्रथम केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र यानी कि काजरी जोधपुर, और भारत में इसकी रैंक क्या रही, 11वीं, ये भारत में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न वर्गों के आर्थिक उत्थान व कल्याण हेतु 3 नए बोर्डों के गठन को मंजूरी प्रदान की गई। इनमें से किस बोर्ड का गठन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के तहत किया गया। कौन कौन से बोर्ड हैं, राजस्थान राज्य महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड, दूसरा है राजस्थान चर्म शिल्प कला विकास बोर्ड, तीसरा है राजस्थान राज्य रजक कल्याण बोर्ड। इस क्वेश्चन में एक जानकारी आपके लिए ये है कि हाल ही में राज्य सरकार द्वारा 3 नए बोर्ड गठन किए गए और उनके नाम क्या क्या हैं, राजस्थान राज्य महात्मा ज्योतिबा फुले,
राजस्थान चर्म शिल्प कला विकास बोर्ड और राजस्थान राज्य रजक कल्याण बोर्ड। ये तो आपको याद रखना ही रखना है। अब इनमें से इसका उत्तर है डी, यानी कि जो फर्स्ट और जो थर्ड, यानी कि राजस्थान राज्य महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड और राजस्थान राज्य रजक कल्याण बोर्ड, इनका गठन किसके द्वारा किया गया? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा। फिर इसका गठन किसके द्वारा किया गया? ये किया गया उद्योग व वाणिज्य विभाग। ठीक है, इसमें बस इतनी जानकारी काम की है। जैसे अभी किसके लिए गठित किया गया महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड? किसके लिए? तो शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए, यानी कि शैक्षणिक स्तर, शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए। ये पता चल ही रहा है, चर्म शिल्प कला के विकास के लिए उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा, ये रजक समाज के लिए रजक कल्याण बोर्ड। राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक बहस के लिए जारी किए गए राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी और, ये और नहीं है, ये है और जवाबदेही विधेयक 2022 का प्रारूप निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार किया गया? इसको हम कई बार पढ़ चुके हैं सुजस वाली क्लास में, कई बार जनरली मैंने ऑप्शन में भी आपसे ये वाली बात की, एक बार मैंने आपसे पूछा था कमेंट्स में भी, और इसका उत्तर है राम लोभाया। राज्य सरकार ने एक विधेयक बनाया है जिससे वो ये चाहती है कि जो लोक सेवक हैं या जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी जवाबदेही तय की जाए कि वो कैसा काम करते हैं, उसको एक कानून के दायरे में लाया जाए। कानून बनाने से पहले एक ड्राफ्ट बनाया जाता है, तो वो जो ड्राफ्ट है वो राज्य सरकार ने पब्लिक डिबेट के लिए, यानी कि सार्वजनिक बहस के लिए रखा, और सार्वजनिक बहस की जो अंतिम तिथि थी वो 30 नवंबर रखी गई। उसके बाद किसकी अध्यक्षता वाली समिति में वो ड्राफ्ट बनाया गया? वो है राम लोभाया। इनकी अध्यक्षता में एक और समिति बनी थी जिसका काम क्या था? नए जिलों के निर्माण से संबंधित, नए जिलों के निर्माण की समिति बनी जो, उसकी भी अध्यक्षता इन्होंने की। साथ ही राजस्थान क्रिकेट अकेडमी यानी कि आरसीए के चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर भी ये बनाए गए थे, बाद में इन्होंने वहां से त्यागपत्र दे दिया, तो उससे भी इनका संबंध है। आईएएस अधिकारी हैं ये। उषा शर्मा, इनको आप जानते हैं, ये राजस्थान की वर्तमान मुख्य सचिव हैं। अब आप मेरे को बताएं, राजस्थान में अभी तक कुल कितनी महिलाएं हैं जो मुख्य सचिव रही है? क्या ये पहली मुख्य सचिव है या इनसे पहले कोई और रही है? तो क्योंकि अब महिला मुख्य सचिव है वर्तमान में, तो महिला मुख्य सचिव को लेके क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना। तो महिला मुख्य सचिव है उषा शर्मा, तो आप ये ध्यान रखें ये कौन सी है, क्या इनसे पहले भी कोई रही है तो वो कौन है, वो आप मुझे कमेंट्स में बताएं। ये कब बनी? 31 जनवरी 2022। और ये कब तक रहेंगी? ये रहेंगी 30 जून 2023। ये इनका कार्यकाल है। उर्मिला राजौरिया, ये भी आईएएस अधिकारी हैं जिनको अभी राजफेड का प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी इनको बनाया गया। नीना सिंह आईपीएस ऑफिसर हैं, राजस्थान कैडर की हैं, लेकिन मूलतः कहाँ की हैं? बिहार की हैं। वर्तमान में राजस्थान कैडर में कार्यरत हैं और ये डीजी रैंक तक पहुंचने वाली राजस्थान कैडर की पहली आईपीएस अधिकारी है। जानकारी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। डीजी रैंक तक पहुंचने वाली राजस्थान कैडर की पहली महिला आईपीएस हैं। मूलतः ये बिहार की हैं लेकिन वर्तमान में राजस्थान में कार्यरत हैं और पहली आईपीएस ऑफिसर हैं जो डीजी यानी कि डायरेक्टर जनरल रैंक तक पहुंची हैं। वर्तमान में क्या है ये? तो सीआईएसएफ में एडीजी है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल। बढ़े आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। गीरवाणी ऐप का संबंध किस क्षेत्र से है? ऐप वाली जानकारी ऐसे पूछी जाती है कई बार, जैसे पूछा न्याय साथी, किसी ने मुझे बताया किसी एग्जाम में पूछा गया, तो हमने भी डिस्कस किया था रालसा द्वारा जो डेवलप की गई है, कौन सी थी? न्याय साथी। ऐसे ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, किसने डेवलप की, संबंध किससे है? तो गीरवाणी ऐप का संबंध किससे है? मौसम संबंधी, आपदा प्रबंधन, संस्कृत शिक्षा या न्यायिक सहायता। न्यायिक सहायता तो मैंने बताया, न्याय साथी।
रालसा द्वारा डेवलप की गई। ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है संस्कृत शिक्षा से। तो जो राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं कौन है, ये नाम भी ध्यान रखें आप, बहुत से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डॉक्टर बी डी कल्ला। पी डी कल्ला राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं और इन्होंने जो महाराजा संस्कृत विद्यालय है, महाविद्यालय महाराजा संस्कृत महाविद्यालय, वहां इस ऐप को लॉन्च किया। और ऐप के निर्माता, ऐप डेवलपर कौन है? तो जिनको ऐप गुरु भी कहा जाता है राजस्थान का, कौन? इमरान खान। इनके द्वारा ये ऐप डेवलप की गई। नाम क्या है? गीरवाणी ऐप। किससे संबंधित है? संस्कृत शिक्षा। जो बच्चे संस्कृत की शिक्षा लेना चाहते हैं उनके लिए ऐप डेवलप की गई। राजस्थानी फिल्म डेजर्ट डेजी, जिसका चयन एम्स्टर्डम फ्रीडम फिल्म फेस्टिवल हेतु किया गया, के निर्देशक कौन है? आनंद सिंह चौहान, डॉक्टर कुमार राजीव, केसी मालू या मिठेश निर्मोही। इनमें से आनंद सिंह चौहान, केसी मालू, मिठेश निर्मोही, ये सारे नाम हम पहले पढ़ चुके हैं। इसका उत्तर है डॉक्टर कुमार राजीव। इस फिल्म के निर्देशक कौन है? तो डॉक्टर कुमार राजीव। आनंद सिंह चौहान का नाम हमने कब पढ़ा था? जब हमने एक फिल्म का नाम पढ़ा था, कौन सा? वॉशिंग मशीन। ये एक शॉर्ट फिल्म है, राजस्थानी भाषा में बनी हुई शॉर्ट फिल्म है, जो किस पर आधारित थी? कन्या भ्रूण हत्या। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यानी कि जिफ 14 संस्करण में इस शॉर्ट फिल्म को 3 अवार्ड भी मिले। तब हमने ये बात डिस्कस की थी। पुरस्कार व सम्मान वाली क्लास में आनंद सिंह चौहान इसके निर्देशक थे। डॉक्टर कुमार राजीव की ये फिल्म है निर्देशित इनके द्वारा, डेजर्ट डेजी। एम्स्टर्डम फ्रीडम फिल्म फेस्टिवल में चयन में जाने वाली राजस्थान की ऐसी पहली फिल्म है जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जा रही है। निर्देशक कौन है? डॉक्टर कुमार राजीव। केसी मालू, इनको मिला क्या? राजस्थान रत्न अवार्ड। इनके साथ 5 और लोग थे जो मैंने बताया था आपको, कुछ न्याय के क्षेत्र से, कुछ कला वर्ग से थे, इस तरह से, जैसे लक्ष्मी निवास मित्तल वगैरह। 6 लोग थे, वो मैंने डिस्कस किया। केसी मालू उन्हीं में से एक हैं जिनको राजस्थान रत्न अवार्ड मिला। और मिठेश निर्मोही, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? मिठेश निर्मोही की बात हो रही है। इनकी पुस्तक का नाम है मुक्ति, जो राजस्थानी भाषा में लिखित है, काव्य है। राजस्थानी भाषा में क्या है ये मुक्ति? काव्य संग्रह। अच्छा, एक शब्द होता है कविता और एक शब्द होता है काव्य। तो कविता और काव्य में क्या फर्क होता है आप जानते हैं तो जरूर बताएं। ये काव्य संग्रह है मुक्ति, राजस्थानी भाषा में लिखा हुआ, और इसके लिए इनको भारतीय साहित्य अकादमी अवार्ड, कौन सा? तो 2021 वाला प्रदान किया गया। 4 लोग थे, चारों के बारे में मैंने जानकारी दी आपको, बाकी हम पहले भी पढ़ चुके थे। 3 नया क्या है? डॉक्टर कुमार राजीव। और ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पहुंचने वाली ऐसी राजस्थान की पहली फिल्म जो इतने बड़े मंच पर पहुंची है। पढ़ते हैं आगे, यह एक स्क्रीनशॉट ले लें आप। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश को भिक्षावृत्ति से मुक्त करने हेतु कब तक की समय सीमा निर्धारित की गई है? राज्य सरकार चाह रही है प्रदेश से जो भीख मांगने की प्रथा है, भिक्षावृत्ति है, वो समाप्त हो जाए। इसके लिए अलग अलग तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे कि रैन बसेरा, जैसे कि इंदिरा रसोई, कोई भी भूखा ना सोए, इसका ध्येय वाक्य है, याद रखें ये चीजें। इंदिरा रसोई ध्येय वाक्य क्या है? या कोई भी भूखा नहीं सोए। और जैसे इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी, इस तरह की कई योजना जो शहरों में संचालित हैं ताकि शहरों से भिक्षावृत्ति समाप्त की जाए। ये योजना कब शुरू हुई? 9 सितंबर को 2022।
अब उसके लिए सरकार ने एक डेट निर्धारित की है कि कब तक राज्य से हमें भिक्षावृत्ति समाप्त करनी है। वो डेट है 26 जनवरी 2023। अगला प्रश्न है, पर्सन विद डिसएबिलिटी ऐप PWD 2.0 निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्रारंभ की गई? दिव्यांगजनों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा हेतु, दिव्यांगजनों को घर बैठे ई-मित्र सुविधा हेतु, दिव्यांगजनों को निर्वाचन प्रक्रिया से जोड़ने हेतु, या फिर इनको घर बैठे शिक्षा हेतु। ई-मित्र सुविधा हेतु आपको याद हो तो हमने शुरू में यानी कि बचपन में, यानी कि जब जनवरी मार्च वाली क्लास पढ़ी थी तब हमने पढ़ा था कि इसके लिए कौन सी योजना आई थी, मुख्यमंत्री हमारी जिम्मेदारी। इसमें कई सारी कैटेगरी थी, उनमें एक कैटेगरी ये भी थी जिनमें जो दिव्यांगजन है उनको भी घर बैठे ई-मित्र सुविधा उपलब्ध कराई जाए। अब आपसे पूछा गया है कि PWD 2.0 ऐप किसके लिए डेवलप की गई है? ये डेवलप की गई है इनको चुनाव प्रक्रिया से जोड़ने के लिए, यानी कि जो विशेष योग्यजन है अगर वो जहाँ पर चुनाव बूथ है, पोलिंग बूथ है, वहाँ तक जाने में सक्षम नहीं है तो उनको इस ऐप के जरिए कैसे चुनाव प्रक्रिया से जोड़ा जाए, इसके लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया। आज 2 ऐप आई है, एक तो ये एक गीरवाणी और साथ ही न्याय और साथी में आपको बता चुका हूँ। अगला प्रश्न है, सरकारी विद्यालयों में गणित और विज्ञान विषय की प्रभावी तरीके से पढ़ाई करवाने हेतु राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने निम्नलिखित में से, यह मैं लिखा हुआ है, ये मैं नहीं है, परिषद ने निम्नलिखित में से किस संस्थान के साथ समझौता पत्र हस्ताक्षरित किया? एडू इज फन टेक्नोलॉजीज, सोर्टिंग हेड टेक्नोलॉजीज, बाइजू द लर्निंग ऐप और ए व बी दोनों। और यही इसका उत्तर है, ए तथा बी दोनों। राज्य सरकार चाह रही है कि राजस्थान के जो सरकारी स्कूल है उनमें गणित और विज्ञान विषय इस तरह से पढ़ाए जाए कि बच्चों को रटने की जरूरत ना पड़े, उनको समझ के वो पढ़ सकें। तो जो नए ऐसे स्टार्टअप्स हैं या ऐसे जो संस्थान हैं जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ा सकते हैं इन चीज़ों को, उनके साथ राज्य सरकार ने एक समझौता पत्र हस्ताक्षरित किया। और ये कौन से 2 संस्थान है? एक का नाम है एडू इज फन टेक्नोलॉजी, दूसरा है सोर्टिंग हेड टेक्नोलॉजी। ये जो सोर्टिंग हेड है इसकी पेरेंट कंपनी कौन सी है? अनअकैडमी। तो ये अनअकैडमी की ही एक सब्सिडरी है या उसी की ही एक कंपनी है सोर्टिंग हेड टेक्नोलॉजी। अच्छा, इसमें ये जरूर याद रखना है, ये दोनों तो आप याद रख लोगे, लेकिन राजस्थान सरकार की तरफ से किसने समझौता हस्ताक्षरित किया? तो ये राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। कई तरह के आ सकते हैं, माध्यमिक शिक्षा परिषद या कॉलेज शिक्षा परिषद, ये है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। अगला है, राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में फिल्म ए जिंदगी को कर मुक्त कर दिया गया। यह फिल्म किस विषय पर आधारित है? कन्या भ्रूण हत्या, अंगदान, बालिका शिक्षा या बाल विवाह। इस पर तो हमने अभी एक नाम पढ़ा था, कौन सा? वॉशिंग मशीन। ये फिल्म का नाम है, कन्या भ्रूण हत्या से संबंधित फिल्म है। अभी इसके निर्देशक का भी हमने नाम पढ़ा, आनंद सिंह चौहान। अब ये जो फिल्म है ए जिंदगी, ये किससे रिलेटेड है? अंगदान से रिलेटेड एक कहानी है, जिसके निर्देशक कौन है? निर्देशक हैं इसके अनिर्वाण भी लिखा मिलता है और ना की जगह ना भी लिखा मिलता है। अब इसमें शुद्ध अशुद्ध तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये नाम है किसी का, तो नाम कोई जैसे लिखता है वैसे लिखा जाएगा, तो अनिर्वाण। क्लियर? यहाँ ही समाप्त हुई आज के जो क्वेश्चन है वो। अब एक बार कल वाली क्लास रिवाइज कर लेते हैं। कल पहला क्वेश्चन क्या था? मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत दी जा सकने वाली अधिकतम ऋण राशि कितनी है? तो ये ऋण राशि कितनी है? 10 करोड़ रुपए। 25 लाख से 10 करोड़ रुपए तक का ऋण इसमें दिया जाता है। 8% 25 लाख रुपए पर, 5 करोड़ पर 6%, 10 करोड़ पर 5%, और यदि 25 लाख तक के ऋण जो ऋण है वो कृषि संबंधी इकाई स्थापित करने के लिए दिया जाता है, तब उसमें 9% सहायता राशि। और ये कौन से विभाग द्वारा? उद्योग व वाणिज्य विभाग द्वारा। उसी का आयुक्तालय इसका नोडल निकाय होगा। इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना के तहत निम्नलिखित में से किस श्रेणी की फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा? तो कक्षा 1 से 8 या 9 से 12। तो 9 से 12 की जो छात्राएं हैं, केवल छात्राएं, उनका फीस का पुनर्भरण इसके द्वारा किया जाएगा। और राजस्थान ऐसा करने वाला पहला राज्य है
निजी विद्यालय में जो अध्ययनरत छात्रा हैं 9 से 12 की, उनकी फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। योजना का नाम है इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना। राइट टू एजुकेशन एक्ट यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कक्षा 1 से 8 तक के जो आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी हैं, ऐसा मतलब निजी विद्यालयों में 25% सीट उनको देने का फैसला किया गया था। और यहाँ अब 9 से 12 की जो छात्रा हैं उनकी फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार करेगी। राज्य की पहली नॉन रेजिडेंट राजस्थान पॉलिसी किस दिन लॉन्च की गई? 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 9 सितंबर या 2 अक्टूबर? तो ये लॉन्च की गई NRR कॉन्क्लेव या नॉन रेजिडेंट राजस्थान कॉन्क्लेव। ये कब लॉन्च की गई? अच्छा, मैंने यहाँ उत्तर लिखा ही नहीं है। ये लॉन्च की गई थी 7 अक्टूबर को। 7 अक्टूबर को क्या था? इसी दिन NRR कॉन्क्लेव हुआ और इसी दिन शुरू हुआ था क्या? इन्वेस्ट राजस्थान समिट। 7 और 8 अक्टूबर 2 दिन चला था। 8 अक्टूबर को MSME कॉन्क्लेव हुआ, 7 अक्टूबर को NRR कॉन्क्लेव। आप में से किसी ने पूछा NRR कॉन्क्लेव ये क्या है या फिर ये जो नॉन रेजिडेंट राजस्थान ये क्या है? जैसे कि NRI होता है यानी भारत सरकार, जो भारत के प्रवासी हैं, भारत से जो बाहर रह रहे हैं, तो भारत सरकार उनको लाती ताकि निवेश भी बढ़े और बहुत सारी चीज़ें हैं जो भारत सरकार के किसमें अर्थव्यवस्था में उनका योगदान है, इसके लिए उनका एक सम्मेलन आयोजित हो रहा है। ऐसे ही राजस्थान सरकार भी राजस्थान के ऐसे निवासी जो राजस्थान से बाहर यानी कि विदेशों में रह रहे हैं, उनके लिए उनका एक सम्मेलन का आयोजन किया गया ताकि उनके माध्यम से भी राजस्थान में निवेश आए। कॉन्क्लेव यानी कि एक सम्मेलन, किसी ने कॉन्क्लेव भी पूछा है, तो ये क्या होता है? ये मतलब जो ऐसे राजस्थान प्रवासी राजस्थानी कह सकते हैं आप यहाँ, लेकिन राजस्थान से बाहर का मतलब यहाँ देश से बाहर भी है। तो राजस्थान के ऐसे लोग जो भारत के बाहर रहते हैं उनको बुलाया गया इस सम्मेलन में ताकि निवेश आकर्षण पैदा हो सके। अगला क्वेश्चन था जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल 2022 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो ये उपयुक्त तीनों के द्वारा किया गया, यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिक्की और तीसरा रिको, तीनों के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। कब किया गया? 11 से 12 नवंबर और 10 से 13 नवंबर एक फेस्टिवल था जिसका नाम दिया गया इंडिया स्टोन मार्ट। ये भी कहाँ आयोजित किया गया? तो इंडिया स्टोन मार्ट का भी आयोजन यहीं किया गया। कहाँ? JECC सीतापुरा में जो है इसमें फेस्टिवल का आयोजन किया गया। और ये 4 दिवसीय में से जब बीच के 2 दिन यानी कि 11 और 12 इन 2 दिनों में किसका आयोजन किया गया? जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल 2022। और इसका नॉलेज पार्टनर कौन था? तो IIA यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर राजस्थान चैप्टर, ये इसका नॉलेज पार्टनर। हाल ही में राष्ट्रीय न्यायिक अकेडमी द्वारा कंटेम्पररी जुडिशियल डेवलपमेंट एंड स्ट्रेंथनिंग जस्टिस फॉर लॉ एंड टेक्नोलॉजी विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो आयोजन किया गया जोधपुर में। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय मालवीय नगर जयपुर में आयोजित पिको सैटेलाइट इवेंट का आयोजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो ये A यानी कि IBM इंडिया और अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन दोनों के द्वारा किया गया। क्या था ये फेस्टिवल? पिको का मतलब मैंने समझाया था, जैसे डेसी, सेंटी, माइक्रो, नैनो, पिको यानी कि मेजरमेंट की एक यूनिट है। यहाँ ऐसे समझ सकते हैं पिको का मतलब कि बहुत छोटे सैटेलाइट। इसका कैसे विकास किया जाएगा, कैसे लॉन्च किया जाएगा, कैसे डेवलपमेंट किया जाएगा, इसके लिए इन 7 जिलों की जो छात्राएं थी, 30 छात्राएं, उनको बुलाया गया। कहाँ? महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय मालवीय नगर में। और उनको ये चीज़ें समझाई गई या सिखाई गई। किनके द्वारा आयोजन हुआ? IBM इंडिया और अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन। कौन से 7 जिले थे? जयपुर, अलवर, अजमेर, भरतपुर, डूंगरपुर, बूंदी और झुंझुनू। फिर था राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल RIFF। एक रिफ मतलब राजस्थान फिल्म फेस्टिवल भी होता है, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ये क्या है? राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल का आयोजन निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर किया गया? तो जोधपुर में किया गया, मेहरानगढ़ फोर्ट में। आयोजक कौन कौन थे? तो मेहरानगढ़ म्यूजिक ट्रस्ट और जयपुर विकास सेंटर इसके आयोजक थे, जयपुर विरासत सेंटर। राज्य स्तरीय कृमिनाशक दिवस पर आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ किस जिले से किया गया? तो ये शुभारंभ किया गया दौसा जिले के लालसोट ब्लॉक के CHC यानी कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर यानी कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बगड़ी से शुरू किया गया। कब किया गया? 17 अक्टूबर को। 1 दिवसीय ये प्रोग्राम था। कृमि क्या होते हैं? वर्म्स यानी कि पेट में पड़ने वाले कीड़े, जो छोटे बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं उनके लिए ही, या कृमि का उन्मूलन के लिए, बच्चों के पेट से कीड़े जो है इस बीमारी का उन्मूलन के लिए महोत्सव या उत्सव या प्रोग्राम आयोजित किया गया।
और बच्चों के पेट में जो पड़ने वाले कीड़े हैं उसके लिए कौन सी दवाई दी जाती है, तो यहाँ वो भी लिखी मैंने, एल्बेंडाजोल। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? मारवाड़ उत्सव जोधपुर सही है, 8 और 9 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग महोत्सव अजमेर, ये भी सही है। एक सूफी संगीत महोत्सव जिसका नाम क्या था, जहां एक खुसरो, वो कहाँ हुआ था, जयपुर में। अंजस महोत्सव, ये जयपुर लिखा हुआ है तो जयपुर नहीं, ये कहाँ है, जोधपुर, यानी यही इसका उत्तर है। और ये क्या है, आईटी जॉब फेयर डिजी फेस्ट, ये कहाँ आयोजित हुआ, जोधपुर में। रेखता फाउंडेशन की तरफ से कौन सा आयोजित हुआ, अंजस महोत्सव। फिर था राजस्थान सिल्कोसिस नीति 2019 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये सही नहीं है, यानी कि उद्योग व वाणिज्य विभाग नहीं, ये सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा जारी की गई। अब एक करेक्शन भी है, और ये करेक्शन क्या है, ये क्लास नंबर जो 40 है, इसमें मैंने आपसे पूछा था कि इन्वेस्ट आइसन समिट 2022 के दौरान सर्वाधिक एमओयू किस क्षेत्र में हस्ताक्षरित किए गए। उत्तर इसका सही है, सौर ऊर्जा, ये बात सही है, इसमें कोई करेक्शन नहीं है। करेक्शन क्या है, मैंने जिस क्रम में ऑप्शन लिखे हुए थे ऐसे ही बता दिया था कि ये सेकंड है, ये थर्ड और ये फोर्थ है, यही करेक्शन है, यानी कि ये इस क्रम में नहीं है। तो फिर क्या है, और ये कन्फ्यूजन क्यों हुआ, उसका रीजन ये है। रीजन ये आप देख पा रहे हैं, ये है सुजस पत्रिका, वहीं का ये कटिंग है, और वहीं वही हमारा सोर्स है मेनली राजस्थान के करंट अफेयर्स के लिए। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं ये इन्वेस्ट आइसन समिट में किस में कितना आया, तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखा हुआ है, सौर ऊर्जा, फिर है चिकित्सा, तीसरा है माइंस एंड मिनरल्स, चौथा है केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स। हमने क्या किया कि यहाँ पहले देख लिया कि सौर ऊर्जा में सबसे ज्यादा, फिर देखा इसमें 26, सौर ऊर्जा में 79 कुछ करोड़ है, 79,000 कुछ, या 7,98,000 कुछ है, और फिर देखा चिकित्सा में 26, फिर देखा माइंस में 24, तो लगा ऐसे जैसे ये इसी घटते क्रम में है। लेकिन यहाँ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स लिखा हुआ था 51,214। इसका मतलब ये हुआ कि ये दूसरे नंबर पर आएगा। इधर हमने जो ये समझ लिया, एक तरह से ओवरलुक कर लिया, हमने समझा ये सीक्वेंस में है, लेकिन ये सीक्वेंस में नहीं है, आपको ध्यान रखना है। वैसे तो ज़्यादातर पूछे जाने वाला क्वेश्चन यही है कि सर्वाधिक किस में आया, तो सर्वाधिक तो सौर ऊर्जा ही है, ये सही है, नंबर 1, यानी कि इन्वेस्ट आइसन समिट में सबसे ज्यादा निवेश किस में आया, तो सौर ऊर्जा। अब दूसरा क्या हुआ, तो दूसरा होगा केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स। इस हिसाब से फिर तीसरा क्या हुआ, तीसरा होगा चिकित्सा, और चौथा क्या होगा, चौथा होगा माइंस एंड मिनरल्स। क्लियर हुई बात? उधर ना जाके हम केवल यहीं से, उधर भी मैंने सिर्फ 1 2 3 ये पढ़े तो मुर्ख लगा, ये सारे इसी ऑर्डर में है। 1 2 3 देखने के बाद आप नीचे भी देखोगे तो ऐसा लगेगा सबसे नीचे 6,000 कुछ वाला है, तो मैंने ये चीज़ ओवरलुक कर दी, यानी कि बीच में 51,214 है। किसी ने कमेंट में मुझे कहा था कि सर पेट्रोकेमिकल्स वाला सेकंड है, तब मैंने वापस ये चीज़ चेक की, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपके कमेंट्स हम इसलिए सीरियसली लेते हैं क्योंकि डेटा कब क्या हो जाए। जैसे आज पहला क्वेश्चन आपने अगर देखा होगा, क्या था पहला क्वेश्चन क्योंकि उसका भी डेटा जो आपके बुकलेट में है उसके बाद अब अपडेट हो चुका है, तो करंट अफेयर्स के साथ ये हमेशा रहती है समस्या कह लें या कुछ भी कह लें, करंट अफेयर्स का मतलब ये डेटा लगातार चेंज होता रहता है। इसी के साथ ही अभी यानी कि जो अक्टूबर नवंबर है, इसी के साथ ही कुछ समाप्त नहीं हुआ है, अभी कंटिन्यू रहेगा। अक्टूबर नवंबर में हमने आज क्या पढ़ा, रिपोर्ट, मुद्दे, घटनाएं और चर्चित स्थल, इसकी आज एक क्लास समाप्त हुई है। अब इसमें एक और क्लास होगी अक्टूबर नवंबर वाले में, रिपोर्ट, मुद्दे, घटनाएं, चर्चित स्थल, योजना कार्यक्रम वाला हो चुका है, यानी कि कल की क्लास के बाद ये मैगजीन लगभग आधी समाप्त हो जाएगी। तो जो लोग सेकंड ग्रेड वाला एग्जाम देने जा रहे हैं वो परेशान ना हो, आपके एग्जाम से पहले ये पूरी ही समाप्त हो जाएगी। लेकिन केवल यही समाप्त करना हमारा उद्देश्य नहीं है, आपको वापस भी रिवाइज करना है। अभी तक लगभग हमारी 40-41, आज की क्लास में ला लें तो 42 क्लास कुछ हुई हैं, एवरेज भी मान लें 40 मिनट, वैसे 40 से भी कम रही है क्लास, तब भी आपकी कुछ 1600 मिनट की सारी क्लास होंगी। उनको भी अगर आप घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 26 कुछ घंटे। अगर आप थोड़ा सा टाइम या स्पीड बढ़ाकर देखेंगे बाकी रिकॉर्डेड जो वीडियो है पुरानी,
तब आराम से आप एक दिन में बैठ के सारा देख सकते हैं। 26 घंटे का मैटर है, आपने एक बार क्लास ली हुई है, थोड़ा सा उसको स्पीड में देखेंगे दोबारा, तो एक दिन में लगभग 10-12 घंटे में आप सारी क्लास देख लेंगे। मेरे कहने का पर्पज़ ये है कि आगे तो अभी 2-3 क्लास या 4 क्लास 5 क्लास लास्ट होंगी, उसके बाद नवंबर तक का आपका पूरा कंटेंट हो जाएगा, लेकिन आने वाले 3-4 क्लास से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पुरानी 40 क्लास। तो उनको आप बार बार रिवाइज करते रहें, क्योंकि आने वाले आगे क्लास में भी जो चीज़ें आएंगी वो हम पहले भी कई बार उनको बोल चुके हैं। जैसे आज आपने देखा इन्वेस्ट राजस्थान कई बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, ये सब चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं। तो आगे की चीज़ों के लिए परेशान ना हो, अभी आपका एग्जाम एकदम सिर पर है, इसके लिए आपने अभी तक जो पढ़ा है उसको रिवाइज करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई बार कहा जाता है ना कि एक ही चीज़ को 4 अलग अलग किताबों से पढ़ने के बजाय एक ही चीज़ को 4 अलग अलग किताबों से पढ़ने के बजाय एक ही किताब से 4 बार पढ़ना ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो अगर आपने एक जगह कहीं से भी, चाहे इस क्लास से, चाहे किसी और क्लास से, चाहे किसी आपकी जो भी नोटबुक है, आपके नोट्स हैं, या फिर किसी मैगजीन से, जहाँ से भी पढ़ा है, उसी को आप बार बार रिवाइज करें, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होगा। वैसे हम तो समाप्त करेंगे ही, आपके एग्जाम से पहले समाप्त हो जाएगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। तो आज की क्लास रखते हैं यहीं तक, अब मिलते हैं कल अगली क्लास में। धन्यवाद।